तो डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों को पहले से ही पता है कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली मेमोरी के अंदर किस तरीके से आपको डेटा को स्टोर करना चाहिए सो दैट कंप्यूटर इफेक्टिव तरीके से उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। अब वो ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं? ऑपरेशन हो सकते हैं आपके एडिशन, डिलीशन, कोई चीज़ अपडेट करनी है, उनको गेट करना है, उनको सॉर्ट करना है, उनके ऊपर सर्चिंग करनी है। तो ये मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं और सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अपने अपने ऑपरेशन इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं कुछ कुछ ऑपरेशन। तो आपका मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपका एरे होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया। लेकिन सिर्फ एरे ही नहीं होता, आपके लिंक लिस्ट होते हैं, आपके स्टैक्स होते हैं, आपके क्यूज होते हैं, आपके ट्रीज होते हैं, आपके ट्राइज होते हैं, आपके ग्राफ्स होता है, मैप, सेट, पता नहीं बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं डेटा स्ट्रक्चर। और सबके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम में आपको ये नहीं बताया जाता कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा वाला डेटा स्ट्रक्चर आपको यूज करना है ना, ये नहीं बताते। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती है और आपको एक सोल्यूशन देना होता है और आपको खुद फिगर आउट करना होता है कि कौन सा वाला डेटा स्ट्रक्चर मुझे इस प्रॉब्लम के लिए यूज करना चाहिए। आपको देखना होता है कि कौन सा वाला ऑपरेशन यहाँ पर रन हो रहा है और कौन से वाले ऑपरेशन के लिए मेरा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा इफिशिएंट होगा। आपको खुद फिगर आउट करना होता है, इसलिए आपको मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो तो उसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हो उसको आप स्क्रैच से बनाने तो नहीं बैठोगे ना। मतलब आपकी प्रॉब्लम कुछ और है और उसके अंदर सपोज करो क्यू यूज़ करनी है आपको, क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम देखेंगे। तो उस क्यू को आप बनाने नहीं बैठोगे, आपको वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करनी है, ना कि आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको जावा ने एक एपीआई प्रोवाइड करके कलेक्शन फ्रेमवर्क, और कलेक्शन फ्रेमवर्क बिल्कुल यही है, आपको मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर की इंप्लीमेंटेशन कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर दे दी गई है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कलेक्शन फ्रेमवर्क। जितने भी आपके डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब सारे के सारे तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर पहले से प्रोवाइडेड हैं। उनके ऊपर जो आपकी एल्गोरिथम्स रन होती है, उनके ऊपर जो ऑपरेशन रन होते हैं, वो सारे सारे आपके बने हुए हैं। तो आपको वो खुद से नहीं करने, आपको वो सॉर्टिंग खुद से बैठ के नहीं लिखनी। सॉर्टिंग एल्गोरिथम जितनी भी होती हैं वो मोस्ट इफिशिएंट फॉर्म में वो एल्गोरिथम्स उन्होंने बना के रखी हुई हैं, वो आपको बस रेडी टू यूज़ है, आपको यूज़ करना आना चाहिए बस। तो अब इस सीरीज में हम वही कलेक्शन फ्रेमवर्क ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू निक्षा। और आज हम कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, कलेक्शन फ्रेमवर्क का मतलब क्या है। आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर की इंप्लीमेंटेशन जावा ने पहले ही प्रोवाइड की गई है। उन डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन भी पहले से ही प्रोवाइडेड है आपको, सो दैट जब आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए तो आप बैठ के वहां पर डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट ना कर रहे हो, आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर ध्यान दे रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ। तो इससे पहले यार आपका पाइथन कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो जिसको पाइथन करनी है, ठीक है, वो जाके वो पाइथन कोर्स देख सकता है। और काफ़ी थॉरो उसके अंदर आपका सिलेबस है, आपका सीबीएसई सिलेबस है, बट काफ़ी एडवांस लेवल तक भी हम उसके अंदर गए हैं। तो जिसको पाइथन सीखनी है जल्दी से, 14 दिन का कोर्स है, जल्दी से आके उसको देख सकता है। ठीक है, अब हम अपना ये जावा कोर्स दोबारा से स्टार्ट करते हैं, जो छूट गया था पहले उसकी वजह से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जावा कोर्स। ओके, तो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ते हैं। तो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क से पहले अभी हमने लास्ट क्या कर लिया, हमने बेसिक्स कर लिया इस कोर्स के अंदर, जावा बेसिक्स, और ऊप्स हमने कर लिया इस कोर्स के अंदर। अब ऊप्स के अंदर कुछ टॉपिक्स बच गए हैं आपके, जैसे कि आपका जेनेरिक्स बच गया। तो जेनेरिक्स हम पॉइंट उसका तब बन रहा था जेनेरिक्स का जब हमें कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ रिलेट कर पाऊंगा और आपको भी जल्दी समझ में आएगा। तो जेनेरिक्स आपका छोड़ूंगा नहीं मैं, जेनेरिक्स हम इसके साथ ही हम कर रहे होंगे। ओके, आपका फाइल हैंडलिंग उसके अंदर रहेगा। तो फाइल हैंडलिंग यार आपको अगर करनी है तो जावा के अंदर बहुत इनएफिशिएंट तरीके से आपकी फाइल हैंडलिंग होती है। अगर आपको फाइल हैंडलिंग सच्ची में करनी है किसी प्रोजेक्ट के लिए तो आपको पाइथन में करनी चाहिए। हम इस कोर्स के अंदर वो फाइल हैंडलिंग नहीं करेंगे, आई होप फ्यूचर में हम कभी करें, बट यहाँ हम नहीं करेंगे क्योंकि वो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी फाइल हैंडलिंग करने के लिए जावा लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, सबके सब किसी और चीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं। तो पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग बहुत आसान है और सेंस भी बनाती है पाइथन के अंदर। जावा के अंदर आपको देखोगे बहुत ही सारी लाइनें लिखनी पड़ती हैं और कंफ्यूज भी हो जाओगे आप। ठीक है, तो हम फाइल हैंडलिंग नहीं करेंगे। और आपका एक इम्यूटेबल स्ट्रिंग बच गया है, तो इम्यूटेबल स्ट्रिंग जब हम इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ही आगे मूव करेंगे तो इम्यूटेबल स्ट्रिंग को भी देखेंगे। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स बच गए तो आप बता देना नीचे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क होता क्या है, उसके अंदर जो इंटरफेसेस होते हैं वो किस तरीके से आपस में काम कर रहे होते हैं, और कितने इंटरफेसेस हैं, कितनी क्लासेस हैं जो एक्सटेंड कर रही होती हैं, और किस तरीके से ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक, बहुत टॉप लेवल से हम देख रहे होंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क को। ठीक है, उसके बाद आपकी ये सारी इंटरफेसेस हैं, लिस्ट, सेट, क्यू, मैप, उसके बाद कुछ चीज़ें ऑर्डरिंग, सॉर्टिंग एंड कंपेरेटर्स। तो ये सारी चीज़ें हम जल्दी से कर रहे होंगे। ओके, तो आज इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का।
तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आपके फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है, फ्रेमवर्क के अंदर आपके मल्टीपल सिस्टम प्रोवाइडेड होते हैं आपको फ्रेमवर्क के अंदर, और सिस्टम्स आपके डिफाइन करते हैं कि आपके क्या क्या ऑपरेशन होंगे, है ना। तो ये अगर आप फ्रेमवर्क देखोगे जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, तो सिर्फ उस फ्रेमवर्क के अंदर आपकी एक ये कलेक्शन इंटरफेस है, ठीक है। तो इस पार्ट में देखोगे ये वाला सेट जो है, ये आपका कलेक्शन इंटरफेस का सेट है। तो ये जो मैप इंटरफेस है आपका, ये कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो आपका कलेक्शन इंटरफेस हो गया, मैप इंटरफेस हो गया, और कलेक्शन इंटरफेस के अंदर भी मल्टीपल इसके सब इंटरफेसेस हैं। तो सब इंटरफेसेस कैसे बनाते हो आप, आपने एक टॉप लेवल इंटरफेस बनाया, उसके बाद जो नीचे वाला इंटरफेस है वो एक्सटेंड करेगा उस ऊपर वाले इंटरफेस को, है ना। हमने ये इंटरफेस इनहेरिटेंस के अंदर देखा था। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस कलेक्शन इंटरफेस को ही। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो आपका कलेक्शन इंटरफेस है, और ये कलेक्शन इंटरफेस मल्टीपल सब इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब पेरेंट है उनका। तो आपका लिस्ट एक सब इंटरफेस है, सेट और क्यू, ये तीनों के तीनों आपके सब इंटरफेसेस हैं, और ये सब के सब एक्सटेंड कर रहे हैं कलेक्शन इंटरफेस को। तो इंटरफेस एक दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, ये आपको पता ही है, हमने देख लिया इनहेरिटेंस के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ यार, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैविली आपको यूज़ हो रहा है इंटरफेसेस का, इनहेरिटेंस का। तो ऊप्स, जिसने नहीं देखा था ऊप्स की वो वीडियोस प्लीज़ देख लेना जो मैंने बनाई हुई है, क्योंकि उनके बिना आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा चीज़ों को कि क्या चल रहा है, कि ये कैसे एक्सटेंड कर रहा है, कैसे उसके पास वो फंक्शंस आ रहे हैं। तो ये सारा का सारा यार इनहेरिटेंस का खेल है। तो जिससे इनहेरिटेंस नहीं पड़ा वो इनहेरिटेंस की वीडियो वहाँ देख सकता है। तो कलेक्शन इंटरफेस को देखते हैं। तो कलेक्शन इंटरफेस इज द रूट इंटरफेस ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क हायरार्की। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क हायरार्की का रूट इंटरफेस जो है सबसे टॉप लेवल पे जो वो कलेक्शन फ्रेमवर्क है। और कलेक्शन फ्रेमवर्क डायरेक्टली आप जब कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो डेटा स्ट्रक्चर आप डायरेक्ट कलेक्शन का नहीं बना सकते। आपको मल्टीपल छोटे लेवल पे क्लासेस होती हैं, मतलब बॉटम लेवल पे उन क्लासेस के आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और वो आपके डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि आपके एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, हैश मैप हो गया, हैश सेट हो गया। तो ये आपके बॉटम लेवल पर क्लासेस होते हैं, इनके आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। कलेक्शन, ये जो इंटरफेसेस हैं, इंटरफेसेस आपको बेसिकली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ प्रोटोटाइप फंक्शंस जो आपको उन क्लासेस को इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। वो क्लासेस इम्प्लीमेंट करती भी है इनको, और आपको वो फंक्शंस खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करने होते हैं। तो यही फ़ायदा होता है, आपको स्क्रैच से कोई भी डेटा स्ट्रक्चर खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो जावा डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन इंटरफेस। तो कलेक्शन इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि कलेक्शन मतलब कलेक्शन से पता ही नहीं चल रहा ना कि ये वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, क्योंकि वो टॉप लेवल पे है, हायरार्की बनानी है हमें। तो वो टॉप लेवल पे है, उसके कुछ चिल्ड्रन है, तो लिस्ट आता है, सेट आता है, क्यू आता है, इनके सबके बारे में हम देखेंगे एक एक करके। तो ये भी आपके इंटरफेसेस ही हैं, इनके भी आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। बेसिकली इनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनके ऑब्जेक्ट बनेंगे, इनके सिर्फ आप इंस्टेंस बना सकते हो, वो हम देखते हैं कैसे होता है। तो बट प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सब इंटरफेसेस लाइक लिस्ट, सेट, क्यू, तो आप इन सब के आप बना सकते हो। तो आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो यार एक चीज़ समझनी है हमें कि जो कलेक्शन इंटरफेस है, आप जब डेटा स्ट्रक्चर बना रहे होते हो, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, तो आप वहाँ पे कलेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे होते, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। और इसको समझने की जरूरत क्यों है कि हमें आप बोलोगे भैया डायरेक्ट डेटा स्ट्रक्चर बताना स्टार्ट करो, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब बताना स्टार्ट करो। लेकिन नहीं, हमें ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि वो जो फंक्शंस उसके पास आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। एरे लिस्ट के पास जो फंक्शन आ रहा है ऐड वाला, ऐड, वो कहाँ से आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, और सेम टू सेम लिंक लिस्ट के अंदर भी वो एक ऐड फंक्शन होता है, वो कहाँ से आ रहा है उसके पास। ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए हमारे। तो कई बार पता ही नहीं होता बच्चों को कि ये इंटरफेसेस आपस में काम कैसे कर रहे हैं। उनको डेटा स्ट्रक्चर पता होते हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वो इंप्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, क्यू, स्टैक्स, प्रायोरिटी क्यू, बट उन्हें पता ही नहीं होता कि काम कैसे कर रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा एक सेटबैक होता है, ठीक है। कंपनीज कई बार पूछ लेते हैं कि क्या कैसे हो रहा है, और वो बता नहीं पाते, ठीक है। इसलिए हमें पता होना ज़रूरी है ये सब चीज़ें। तो लिस्ट, सेट, क्यू हैं इसके नीचे। तो ये सारी आपके कलेक्शन के मेथड्स हैं। हमें पता है इंटरफेसेस के अंदर आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं देनी होती फंक्शंस की, आप सिर्फ बता देते हो कि ये फंक्शंस हैं, और ये सब कौन इंप्लीमेंट करेगा, वो क्लास जो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही होगी। तो इस कलेक्शन इंटरफेस ने बता रखे हैं कि ये सारे आपके फंक्शंस हैं, और जो भी मुझे इम्प्लीमेंट करेगा उसको ये सारे फंक्शंस अपने इम्प्लीमेंट करने होंगे। तो ऐड, साइज, रिमूव, इटरेटर, ऐड ऑल, रिमूव ऑल, क्लियर, तो ये सारे फंक्शन आपको कलेक्शन इंटरफेस देता है। और ऐड से पता ही चल रहा है कि ऐड क्या करता है, इंसर्ट स्पेसिफाइड एलिमेंट टू द कलेक्शन, तो ये इंसर्ट करने काम आता है। साइज, कलेक्शन का साइज निकालने काम आता है कि किसी कलेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। रिमूव करने का काम आता है, रिमूव। इटरेटर उसकी एक तरीके से इटरेटिव कलेक्शन निकाल के देता है, जिससे कि हम उसे एक एक करके इटरेट कर सकें उस कलेक्शन के अंदर। ऐड ऑल क्या करता है, एक कलेक्शन के अंदर दूसरी कलेक्शन को ऐड करने काम में आता है।
रिमूव ऑल सारी सारे एलिमेंट्स को निकाल देता है कलेक्शन के अंदर से, और क्लियर रिमूव ऑल एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन स्पेसिफाइड फ्रॉम द कलेक्शन, ठीक है, और क्लियर रिमूव्स ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द कलेक्शन, ये सारे सारे एलिमेंट्स को निकाल देता है एक साथ कलेक्शन में से, बट ये रिमूव्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड कलेक्शन फ्रॉम द कलेक्शन, ठीक है, स्पेसिफाइड कलेक्शन होती है सिर्फ उसको रिमूव करता है। तो ये सारे सारे आपके मेथड्स हैं। और जब भी आप सपोज करो आप बोल रहे हो ठीक है मुझे एक आप बनानी है क्लास, ठीक है, मेरे को अपना एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है जो कि पहले से जावा ने नहीं दिया लेकिन वो कलेक्शन का पार्ट होना चाहिए, तो हाँ आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। बस जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है उसको कलेक्शन को आपको इंप्लीमेंट कराना है, और वो आपका डेटा स्ट्रक्चर ये सारे जो फंक्शंस हैं इनको इंप्लीमेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो आप इजीली अपना एक खुद का डेटा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, लेकिन जितने भी हमें डेटा स्ट्रक्चर चाहिए हमारे यूज़ के लिए वो सारे जावा ने पहले ही बना रखे हैं। जो नहीं बना रखे वो हम इन डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके बना सकते हैं। तो जैसे आपको नहीं पता ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ आपको जावा ने नहीं दिया, तो आपको अगर ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर बनाना है तो आप इन्हीं एरे लिस्ट, हैश मैप, इन सब चीज़ों का यूज़ करोगे उनकी एल्गोरिथम्स को रन करने के लिए, ठीक है। तो आपको बेयर बोन जो चीज़ें चाहिए वो आपको दे रखा है यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, सो दैट हमें खुद ना लिखना पड़े। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या कर रहा है आपके लिए। ओके, तो ये आपका लिस्ट इंटरफेस है। तो अगर आपने यहाँ देखा होगा तो ये आपके कलेक्शन के अंदर ये तीनों हैं, लिस्ट, सेट और क्यू। तो एक एक करके सबको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लिस्ट को। तो लिस्ट इंटरफेस आता है आपका। लिस्ट इंटरफेस आपका इंप्लीमेंट करता है, एक्सटेंड करता है आपके कलेक्शन इंटरफेस को, और लिस्ट के अंडर आपकी 4 क्लासेज आती हैं जो 4 क्लासेज लिस्ट को इंप्लीमेंट कर रही हैं। तो एरे लिस्ट क्लास है, लिंक लिस्ट क्लास है, स्टैक क्लास है और वेक्टर क्लास है। ये चारों ही चारों आपकी क्लासेस लिस्ट को इंप्लीमेंट कर रही है, और इन चारों के बारे में आज नहीं देख रहे होंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखना स्टार्ट करेंगे इन सब के बारे में। तो एरे लिस्ट के साथ स्टार्ट करेंगे हम। तो ये आपका लिस्ट इंटरफेस है। तो एक दूसरा इंटरफेस क्यों बनाया? क्योंकि जो कलेक्शन ने बनाए हैं अपने जो कलेक्शन ने हमें दिए हैं मेथड्स, उनके अलावा भी हमें कुछ मेथड्स चाहिए, है ना। तो उन मेथड्स के लिए और थोड़ी बाइफर्केशन करने के लिए एक अलग लिस्ट इंटरफेस बनाया गया है, और उस लिस्ट इंटरफेस को आपको ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रही होती हैं। तो इन जावा लिस्ट इंटरफेस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन दैट अलाउज अस टू स्टोर एंड एक्सेस एलिमेंट्स सीक्वेंशियली। तो सबसे पहले तो सीक्वेंशियली एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, रैंडम ऑर्डर में नहीं होते। तो एरे लिस्ट के अंदर भी आपकी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में होते हैं, तो मतलब सीक्वेंशियली होते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर कहीं कहीं पड़े होते हैं लेकिन सीक्वेंशियली होते हैं, एक के बाद एक होते हैं। सेम टू सेम स्टैक के अंदर भी एक के बाद एक होते हैं, और वेक्टर के अंदर भी। Since list is an interface, we cannot create object from it. In order to use functionalities of the list interface, we can use these classes. तो array list, linked list, vector और stack, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप list क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, आप इन सब का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और कैसे बनाएंगे, कैसे इनको यूज करेंगे, हम वो बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अगला आता है आपका सेट इंटरफेस। तो सेट इंटरफेस भी सेम टू सेम कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है, और क्लासेस हैं जो इस सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे enum set, hash set, linked hash set और tree set। तो इसमें से ये आपके हैश सेट और ट्री सेट इंपॉर्टेंट होते हैं। सिमिलरली आपके यहाँ पे एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और स्टैक इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हैं कुछ। enum set आप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होगे, बहुत कम केसेस होंगे जहाँ पे आप enum set यूज़ करोगे, या फिर आप नहीं भी यूज़ करोगे, आप उसके अराउंड कुछ ना कुछ वर्क अराउंड ढूंढ लोगे, ठीक है। तो enum set इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो द सेट इंटरफेस ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द फीचर ऑफ द मैथमेटिकल सेट इन जावा। तो जैसा आपका मैथमेटिकल सेट होता है ना, हमने पढ़ा था, आपका सबसे पहला चैप्टर होता है मैथ के अंदर सेट वाला, सेम टू सेम वही सेट है। तो जैसे उस सेट के अंदर काफ़ी सारे नंबर्स हो सकते हैं, और वो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, मतलब अगर रिपीट भी कर रहे हैं तो उनको से एक ही ट्रीट किया जाएगा, और अनऑर्डर्ड होता है, कोई भी नंबर कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी सेट वही काम करता है, आपके अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी फैशन में हो सकते हैं आपके एलिमेंट्स, और साथ में आपके डुप्लीकेट नहीं होंगे। अनलाइक द लिस्ट इंटरफेस, सेट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स। तो आपको जब आपको दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम में मुझे बोल रखा है कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स हटाने हैं या कुछ डुप्लीकेसी रिमूव करने हैं किसी तरीके से, तो आपका दिमाग अपने आप जाना चाहिए कि यहाँ पर सेट यूज़ हो सकता है, क्योंकि सेट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर डुप्लीकेसी अलाउड नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना होता है कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए मुझे ये वाला डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। तो जब हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, तब हम वहाँ पे ये भी देख रहे होंगे, फिगर आउट कर रहे होंगे कि कौन सा वाला डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे ज़्यादा सही बैठ रहा है, ठीक है। तो हम उन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन से वाले एल्गोरिथम के लिए कौन सा वाला डेटा स्ट्रक्चर फिट बैठ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, तो आपको अगर ऑब्जेक्ट बनाना है सेट, सिमिलरली सेट का भी आप नहीं बना सकते ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेट आपका एक इंटरफेस है। तो अगर आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आपको इन क्लासेस को जो इसे इंप्लीमेंट कर रही है उनका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो वो है हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, enum set और ट्री सेट। इन सब के बारे में एक एक करके बात अगली वीडियोस में देखेंगे, आने वाली वीडियोस में, ठीक है। सिमिलरली आपका क्यू इंटरफेस आता है, और क्यू इंटरफेस ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द फंक्शनलिटी ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, इट एक्सटेंड्स द कलेक्शन इंटरफेस। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो क्यू बेसिकली आपका होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है।
तो कैसे काम करता है ये डेटा स्ट्रक्चर वो हम तभी देखेंगे जब हम इसके अंदर मूव करेंगे। और इसके अंदर आपकी एरे, डेक और प्रायोरिटी क्यू और लिंक लिस्ट ये सब आपके आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका लिंक लिस्ट आप देखोगे यहाँ पे दो जगहों पे आ रहा है। तो आपका एक लिंक लिस्ट आपका लिस्ट के अंदर भी आ रहा है और आपका क्यू के अंदर भी आ रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, तो हो ये रहा है कि आपका ये जो लिंक लिस्ट है ये दो, एक क्लास तो मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये दो को इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको क्यू की फंक्शनलिटी चाहिए थोड़ी बहुत। तो वो कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, वो सब हम देखेंगे तब जब हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे लिंक लिस्ट के बारे में, ठीक है। ओके, तो क्यू इंटरफेस आपको समझ में आ गया होगा। क्यू इंटरफेस बेसिकली होता क्या है कि डेटा को कुछ इस तरीके से डाला कि जो डेटा सबसे पहले डाला था वही डेटा सबसे पहले रिट्रीव कर रहे हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आप एटीएम लाइन में लग रहे हो, तो एटीएम लाइन में जो सबसे पहले होता है बंदा, वो सबसे पहले अंदर जाता है और कैश निकालता है। उसके बाद जो बंदा आता है, उसके बाद जो बंदा आता है, वो एक एक करके, मतलब जो आपकी नॉर्मल डेली लाइफ में लाइंस होती हैं यार, क्यूज होती हैं, वो बेसिकली वही वाली क्यू है आपकी। जो डेटा पहले आएगा वही डेटा पहले निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कूल। तो क्यू भी आपका इंटरफेस है, उसके ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाने तो एरे डेक और लिंक लिस्ट और प्रायोरिटी क्यू, ये सारे आपके होते हैं। और सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका प्रायोरिटी क्यू वाला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हीप को इंप्लीमेंट करने काम में आता है आपका, तो वो सब हम देखेंगे। उसके बाद आता है आपका मैप इंटरफेस। तो मैप इंटरफेस जैसे मैंने आपको बताया था, कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं करता ये। और क्यों नहीं करता, क्योंकि मैप के अंदर आपको होता है की वैल्यू पेयर, मैपिंग होती है इस की किस वैल्यू के लिए मैपिंग है। तो मैप्स के अंदर आपके पेयर में एलिमेंट होते हैं और किस तरीके से वो पेयरिंग काम कर रहे होते हैं, किस तरीके से वहाँ पे हैशिंग काम कर रही होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और इंटरव्यू के अंदर मेरे से आज तक जितने भी इंटरव्यू में मेरे से लगभग 4 या 5 बार पूछ लिया गया कि हैश मैप की इंटरनल वर्किंग कैसे काम करती है। तो वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो। तो ठीक है, हम वहाँ पे मैप देख रहे होंगे। और मैप का भी सेम, मैप एक आपकी इंटरफेस है, तो आपके ऑब्जेक्ट बनाने आपको तो हैश मैप, इनम मैप, लिंक हैश मैप, वीक हैश मैप और ट्री मैप। इसमें से आपका जो हैश मैप है और ट्री मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़्यादा यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। इनम, वीक और लिंक हैश मैप को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होगे। तो मैप के अंदर आपको समझ में आ गया होगा, एक की होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती है। बाकी सब के अंदर क्या था, सिंगल वैल्यूज पड़ी हुई थी। जैसे लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आपने एक सिर्फ नंबर्स डाल दिए या फिर स्ट्रिंग्स डाल दी, तो उसकी आपने लिस्ट बना ली। या फिर आपने जो सेट बनाया, सेट के अंदर भी सेम टू सेम कुछ नंबर्स का सेट बना दिया, कुछ फ्लोटिंग नंबर्स का सेट बना दिया, इस तरीके से होता है। लेकिन मैप के अंदर क्या होता है, मैप के अंदर होता है की वैल्यू पेयर, कि इस की के लिए कौन सी वैल्यू है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि किस रोल नंबर के लिए कौन सा नाम है, ठीक है, या फिर किस नाम के लिए क्या पेरेंट का नाम है। इस तरीके से समझ सकते हो कि आपको मैं अपना नाम बताऊंगा और आपको बताना है कि मेरे पेरेंट का नाम क्या है, ऐसा कुछ रिलेशन चाहिए। तो आप वो नॉर्मल क्यू या नॉर्मल एरे के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको की वैल्यू पेयर स्टोर करना है। इसीलिए उसको कलेक्शन से दूर रखा गया, क्योंकि कलेक्शन के अंदर ऐसा बोला गया कि कलेक्शन के अंदर सिंगल एलिमेंट्स हैं इसीलिए, और मैप के अंदर आपके की वैल्यू पेयर है, इसलिए वो उसको कलेक्शन फ्रेमवर्क से दूर रखा गया। बट होता वो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ही है, कलेक्शन इंटरफेस से दूर रखा गया, बट ये ओवरऑल कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आता है। तो ये सब चीज़ें, और इन सबको हम डीपली अंदर जा रहे होंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे इनके ऊपर, और किस तरीके से इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं वो सब देख रहे होंगे। तो मैप हो गया आपका, क्यू हो गया आपका, सेट हो गया, लिस्ट हो गया, और इनके अंदर जितने भी क्लासेज हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन हम देख रहे होंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे आने वाली वीडियोस में। तो अब आपकी वीडियोस रेगुलरली आएंगी यार जावा डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। और जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं वो आपके, अगर मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक आपका रह गया है जो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा जिसके बिना आगे, तो वो टॉपिक मैं आपको करा ही दूंगा बिल्कुल, वरना बाकी सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो ही चुके हैं, ठीक है। जेनेरिक्स हम देख रहे होंगे साथ साथ ही, और जेनेरिक्स तभी आपको ठीक है समझ में आएगा। तब तक के लिए चलते हैं यार, सी हैव अ गुड डे, बाय।